हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रेप आइडिया पे। डेली के 5 खबरों में आज का जो पहला खबर है वो है कि किशनगंज स्थित बिहार सरकार की जो चाय की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट थी उसका हस्तांतरण जीविका ग्रुप को करने का बिहार सरकार ने फैसला लिया है। इसके बाद क्या होगा कि उस कंपनी जो बनेगी उसका नाम रखा गया है महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और उसकी मालकिन और शेयर होल्डर्स वहां पे चाय के बागान में काम करने वाली जीविका दीदियां ही होंगी। ठीक है, और इसमें जो उत्पादन है वो संभवतः 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे खबर की तरफ। हाल ही में मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे, उसके प्रणेता थे, उनका देहांत हो गया है। उस हिसाब से जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसी दिशा में एक स्कीम है जो महाराष्ट्र सरकार लेके आई है जिसका नाम है धरोहर वृक्ष या हेरिटेज ट्री। इस स्कीम में क्या है कि जो भी पेड़ महाराष्ट्र सरकार ये पता करेगी कि उनके राज्य के अंदर कौन कौन से पेड़ 50 साल से ज्यादा हो के हैं, उनकी संरक्षण किया जाएगा और यदि किसी भी स्थिति में उन पेड़ों का नुकसान हो जाता है किसी भी कारणवश तो उसकी भरपाई के लिए भी नियम बनाए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला, यदि कोई पेड़ उस धरोहर वृक्ष किसी भी धरोहर वृक्ष का नुकसान हो जाता है तो उसी स्थान पे दूसरा पेड़ लगाना होगा। यदि किसी कारणवश वहां पे जमीन अवेलेबल ना हो, वहां पे नहीं लग सकता है, उस स्थिति में किसी और सार्वजनिक स्थान पे उस धरोहर वृक्ष के बदले एक नया वृक्ष लगाना होगा और जो नया वृक्ष लगेगा उसका जो पौधा होगा वो कम से कम 6 से 8 फुट का होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी देखभाल करने की भी जिम्मेदारी होगी। अगले 7 साल तक उस पौधे का देखभाल करना होगा ताकि वो फिर से एक हरा भरा वृक्ष बन जाए और एक वृक्ष के बदले हमें दूसरा वृक्ष प्राप्त हो सके और हमारा एनवायरनमेंट अच्छे से मेंटेन रह सके। आइए बढ़ते हैं तीसरे खबर की तरफ। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सरकार जो है अलग अलग स्कीम, अलग अलग योजनाएं और अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर के आती है ताकि अपने देश के निवासियों को प्रशिक्षित किया जा सके। मगर जो दूर दराज लोग हैं, जो गांव में बहुत दूर रहते हैं या फिर जो जनजातियां जो जंगलों में रहती हैं या आदिवासी लोग जो हैं, उन तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। अब आजकल जो सूचना प्रौद्योगिकी है आज मोबाइल के माध्यम से घर घर पहुंच रहा है और वहां पे भी इसका पहुंच बन रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हाल ही में जनजातीय मंत्रालयों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है आदि प्रशिक्षण पोर्टल। इस पोर्टल को जनजातीय मामलों के मंत्रालय और यूएन की एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, दोनों ने मिलकर साथ में विकसित किया है इस पोर्टल को। ठीक है, यूएनडीपी और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि देश भर में जो आयोजित होती है, जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं, इसकी व्यापक जानकारी दूरस्थ बैठे लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, इससे लाभ किसको होगा? दूरस्थ क्षेत्र के निवासियों को, आदिवासियों को, जो जनजातियां गांव में बहुत दूर दूरस्थ जगहों पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। और इसमें एक प्रयास और है कि जो जितने भी अलग अलग संगठन हैं, जो भी प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो विशेषज्ञ हैं, प्रशिक्षक हैं, जो अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण देते हैं या कार्य करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना। तो हमारे लिए एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आदि प्रशिक्षण पोर्टल। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज की चौथी खबर है तुलु भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग। तुलु भाषा, जिसको अंग्रेजी में TULU भी लिखते हैं, तुलु भाषा, ये बेसिकली एक द्रविडियन भाषा है और कर्नाटक के कुछ जिलों में और केरल के एक जिला कासारगोड़ा में ये बोला जाता है और अनुमानतः ये 2000 साल पुराना भाषा है। इसका इतिहास 2000 साल पुराना है और लगभग 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 18 लाख लोग इस भाषा को बोलते हैं। ठीक है, इस भाषा को 8वीं अनुसूची, जो कि भाषा से हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से रिलेटेड है, उसमें जोड़ने की मांग की जा रही है।
मैं आपको ये भी बता दूं, पहले से इस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं, ठीक है, और ये सारे उनके नाम दिए गए हैं। हमारे बिहार में बोले जाने वाले जो भाषाएं जो उसमें सूचीबद्ध की गई हैं वो है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मैथिली, संथाली, जो झारखंड के आसपास के क्षेत्र उस पर थोड़ा बहुत संथाली भी बोला जाता है। तो हमारे बिहार से रिलेटेड ये है। बाकी आप ये देख सकते हैं लिस्ट यहाँ पे एक और चीज आ जाता है कि जो 8वीं अनुसूची है वो संविधान के भाग 17 का हिस्सा है, ठीक है, या कि 8वीं अनुसूची का हिस्सा भाग 17, ठीक है, और अनुच्छेद इसी आता है आपका अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित है। इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आ जाता है वो आर्टिकल 345 है। ये आर्टिकल 345 के थ्रू संविधान किसी भी राज्य के विधानमंडल को अधिकार देती है कि वो एक या एक से अधिक भाषाओं को जो वहां पे बोली जाती हैं उनको अपने भाषा के उसमें 8वीं सूची में अंगीकार कर सकती है। ये सारी खबर रही तुलु भाषा से रिलेटेड। आइए अगले खबर। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, मतलब बिजली से चलने वाली गाड़ियों पे सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रही है। इसी क्रम में सरकार पहले फेम योजना लेकर के आई थी, अब फेम द्वितीय योजना लेकर के आई है और उसमें और ज्यादा सब्सिडियों को बढ़ाया गया है। तो पहले देख रहे थे फेम योजना क्या है। फेम क्या है? फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो हमारे बिजली से चलने वाली गाड़ी है उनका कितना तेजी से हम अडॉप्ट कर सके, उस योजना का नाम है। और इसमें पहले से जो सब्सिडीज दी जा रही थी, चाहे वो चार्जिंग स्टेशन मैन्युफैक्चरर्स हो या फिर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर हो, उनके उत्पादक हो, व्हीकल के उत्पादन करने वाले हो, या चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने वाले हो, या ग्राहक हो, और जो भी व्हीकल है, चाहे 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो या 4 चक्का वाला हो, ठीक है, सब पे पहले भी सब्सिडी दी जा रही थी। हाल फिलहाल में जो 2 व्हीलर्स हैं, जो 2 पहिया वाहन है, उस पर सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है और उसकी सब्सिडी को 50% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है फेम 2 योजना में, ठीक है। साथ ही साथ इसकी मांग को प्रोत्साहित करने का ये प्रति किलोवाट जो सब्सिडी है पहले 10,000 थी, उसको बढ़ा करके 15,000 किया गया है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, वो ये है कि फेम 2 जो योजना है भारत सरकार की, ये किस मिशन के अंतर्गत आता है? तो नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंतर्गत आता है। किससे जुड़ा हुआ है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ है। किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो भारी उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है और ये भारत सरकार की योजना है। तो ये थी आज की 5 खबरें। कल फिर मिलेंगे 7 बजे। धन्यवाद।